आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। बुलेटिन में सबसे पहले बात वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज की। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण जंग चल रही है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और गोला बारूद बरसा रहे हैं। जंग में टर्की और रूस भी शामिल हो गए। जंग से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। अजरबैजान और आर्मेनिया में घमासान जारी है। अजरबैजान की सेना ने मिसाइल से आर्मेनिया के ठिकानों को निशाना बनाया। अजरबैजान का दावा है कि इस हमले में आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचा है। बॉर्डर पर अजरबैजान के टैंक भी आर्मेनिया के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही जंग के मैदान में एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। आर्मेनिया ने दावा किया कि उसने अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टर और 33 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं अजरबैजान का भी दावा है कि उसने आर्मेनिया के 2 टैंक तबाह कर दिए हैं। युद्ध को देखते हुए अजरबैजान ने बॉर्डर के इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। यहां सड़कों पर टैंक के साथ सेना को तैनात किया गया है। अजरबैजान के कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। साथ ही बड़े शहरों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में तुर्की भी शामिल हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जंग में अजरबैजान का खुलकर समर्थन करने का ऐलान किया। तुर्की से हजारों की तादाद में लड़ाके आर्मेनिया के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए अजरबैजान पहुंच रहे हैं। अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए तुर्की अब सीरिया के लड़ाकों को भेज रहा है। आर्मेनिया ने भी आरोप लगाया कि तुर्की के लड़ाके अजरबैजान की फौज के साथ लड़ रहे हैं। हालांकि अजरबैजान ने इन आरोपों को गलत बताया है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में रूस आर्मेनिया के साथ आ गया है। रूस ने येरेवन एयरबेस पर अपने फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया। रूस का कहना है कि वो हालात पर नजर रखे हुए है और दोनों ही पक्षों को आपस में बैठकर विवाद सुलझाना चाहिए। रूस का समर्थन मिलने के बाद आर्मेनिया की फौज ने दोगुनी ताकत के साथ अजरबैजान पर हमला बोला है। आर्मेनिया सेना ने अजरबैजान के बख्तरबंद वाहनों को हवाई हमला कर तबाह कर दिया। आर्मेनिया ने दावा किया कि उसने अजरबैजान एयरफोर्स के एक प्लेन को भी मार गिराया है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग को देखते हुए पूरी दुनिया में हलचल है। आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई गई। जर्मनी और फ्रांस के आग्रह पर बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठक में नागोर्नो और काराबाग के हालात पर चर्चा होगी। ईरान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली ज़ुल्फ़ागर बसीर मिसाइल को मैदान में उतारा है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल 700 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इससे सीरिया के ISIL और इराक में अमेरिकी बेस कैंप को टारगेट किया जा सकता है। LAC पर चीन के खिलाफ कैसे और मजबूत होगी भारतीय सेना? LAC पर भारत ने कौन सी नई मिसाइल तैनात की है? भारत की जासूसी के लिए चीन ने कौन सा नया हथियार मैदान में उतारा है? साउथ चाइना सी को लेकर क्यों बढ़ा है तनाव? LAC पर हर हलचल की खबर देखते हैं टॉप 9 वॉर जोन एट LAC में। चीन के खिलाफ LAC पर अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका से 72,000 सिक्सॉर राइफल खरीदने का फैसला किया है। सिक्सॉर दुनिया की सबसे एडवांस राइफल है। ये राइफल LAC पर तैनात भारतीय जवानों को दी जाएगी। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने लद्दाख में बॉर्डर के पास निर्भय मिसाइल तैनात कर दी है। इसकी रेंज बॉर्डर से 800 किलोमीटर की है। मिसाइल की तैनाती से PLA में खलबली है। LAC पर पहले ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल भी डिप्लॉय किए जा चुके हैं। भारत से तनाव के बीच चीन ने तिब्बत में अपना खास अनमैन्ड हेलीकॉप्टर उड़ाया। AR-500C नाम के इस हेलीकॉप्टर ने दाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट पर उड़ान भरी। चीन की तकनीक से बने इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई वाले इलाकों में यह पहली उड़ान थी। चीन जासूसी के इरादे से भारत से सटी सीमा पर इस हेलीकॉप्टर को तैनात करेगा। LAC पर तनाव को लेकर यह हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण है। इस हफ्ते कमांडर लेवल की 7वें राउंड की बातचीत होनी है। इसी हफ्ते WNCC की भी अहम बैठक होगी। बातचीत से पहले LAC पर चीन उकसाने वाली कार्रवाई कर सकता है। चीन की सेना ने साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास किया। PLA ने साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखाने के लिए लाइव फायर एक्सरसाइज की है। PLA लाइव फायर एक्सरसाइज के जरिए अपने दुश्मनों को अपनी ताकत दिखा रहा है। चीन ने अमेरिका को साउथ चाइना सी से दूर रहने की धमकी दी है। चीन ने कहा कि अगर साउथ चाइना सी में अमेरिका की गतिविधियां जारी रहीं तो यह दुनिया में शांति के लिए ठीक नहीं होगा। चीन ने कहा कि शांति के लिए जरूरी है कि अमेरिका साउथ चाइना सी से दूर रहे। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में चीन की सैन्य चौकियों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका का कहना है कि चीन अपनी इन चौकियों का इस्तेमाल धौंस जमाने के लिए कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि चीन इन चौकियों के दम पर उस जल क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर अहम फैसला हो सकता है। ये मीटिंग पहले 2021 में होनी थी, लेकिन चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बने माहौल को देखते हुए अब ये बैठक इसी साल हो रही है। भारत से विवाद के बाद चीन को अब तिब्बत को खोने का डर भी सताने लगा है।
9 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत का दौरा करेंगे। जिनपिंग 17 अक्टूबर को तिब्बत जा सकते हैं। तिब्बत में विरोधी गतिविधियां बढ़ने से चीन अब डरा हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स रात भर क्यों आसमान में उड़ते रहे? इमरान खान अब क्यों पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं? विरोधियों से डरी इमरान की हुकूमत कैसे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है? भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिश की हर खबर देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। डरे हुए पाकिस्तान के आसमान में बहावलपुर से लेकर इस्लामाबाद तक रात भर फाइटर प्लेन उड़ते रहे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रात में हमले की एक्सरसाइज भी की। भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर रणनीति बनाने के लिए अब खुद इमरान खान चीन जाएंगे। इमरान 9 अक्टूबर को चीन जाएंगे। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे, लेकिन जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद इमरान खान ने चीन जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में विपक्ष के विरोध को दबाने के लिए इमरान खान की सरकार ने विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट में जमानत की याचिका खारिज होने के बाद तत्काल शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया है। चीन में हेनान प्रांत के उत्सुल मुसलमान भी कम्युनिस्ट पार्टी के निशाने पर हैं। धार्मिक कट्टरता को खत्म करने के नाम पर चीन की सरकार ने टिनी मुसलमान महिलाओं को हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑफिसों में मुसलमानों के अरबी वेशभूषा पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी है। चारों तरफ से घिरने के बाद चीन के सुर अब नरम पड़ने लगे हैं। साउथ चाइना सी को लेकर चीन ने फिलीपींस के साथ अपने विवाद सुलझाने के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। चीन का कहना है कि वो बातचीत से सारे विवाद को सुलझाना चाहता है। पीओके के साजिद हुसैन ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के किए बर्बरता का मुद्दा उठाया। उसने कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां पीओके के लोगों को प्रताड़ित करती हैं। साजिद ने पीओके के आंदोलनकारी तनवीर अहमद की तत्काल रिहाई की मांग की। चीन की गोद में बैठे नेपाल ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेपाल के राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे ने दावा किया है कि चीन ने नहीं बल्कि भारत ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। ये बयान नेपाली मीडिया के जमीन कब्जे की चीन चाल के खुलासे के बाद आया है। पुलवामा के अवंतीपोरा में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर एजाज रेशी को मार गिराया। एजाज रेशी ने पंपोर में कई सुरक्षा कर्मियों की हत्या की थी। एजाज युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल करता था और स्थानीय आतंकियों को पनाह देता था। केरल के कोच्चि के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आतंकी सुभानी हाजा मोइदीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। एनआईए ने सुभानी राजा को आतंकी संगठन आईएसआईएस से सांठगांठ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी गंगा से जुड़े पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का करेंगे उद्घाटन। बाबरी विध्वंस मामले पर सीबीआई कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। सुशांत मौत मामले में एम्स ने सीबीआई को सौंपी है रिपोर्ट। महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गंगा से जुड़े प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का उद्घाटन करेंगे, जो गंगा से जुड़ी संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। साथ ही हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 MLD के जल शोधन संयंत्र के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में 27 साल बाद कल लखनऊ की सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, रितंबरा देवी, विनय कटियार और रामविलास वेदांती समेत 49 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। कोर्ट कल 32 आरोपियों पर फैसला सुनाएगी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स के मेडिकल पैनल ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की विस्तृत जांच के लिए सीबीआई के अनुरोध पर पैनल का गठन किया गया था। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने कहा कि मामले में हम लगातार सीबीआई के संपर्क में हैं। जरूरत पड़ने पर आगे भी हमारी मीटिंग होती रहेंगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रिहाई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। महबूबा की बेटी इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट में पीएसए के तहत महबूबा मुफ्ती को हिरासत में रखने को चुनौती देते हुए उनकी रिहाई की मांग की है। महबूबा मुफ्ती 5 अगस्त 2019 से ही हिरासत में हैं। असम में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 13 जिलों के करीब 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से 390 गांव की हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। प्रशासन ने लोगों के रहने के लिए 13 राहत कैंप बनाए हैं, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को पहुंचाया जा रहा है। असम में इस साल बाढ़ और बारिश से करीब 119 लोगों की मौत हो गई। कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर में हो रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच किसान कल्याण मंत्रालय ने एमएसपी पर धान खरीदी को मंजूरी दे दी है। पंजाब और हरियाणा में 48 घंटे में एमएसपी पर किसानों से करीब 11 करोड़ रुपए की धान खरीदी गई है। इस साल धान की सामान्य वैरायटी का एमएसपी 1868 क्विंटल तक तय किया गया। 5 राज्यों में 13.7 लाख टन दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है।
कृषि विधेयकों के विरोध के दौरान इंडिया गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा ट्रैक्टर जलाने को शिरोमणि अकाली दल ने नाटक बताया है। अकाली दल ने कहा कि इस ट्रैक्टर को यूथ कांग्रेस ने 20 सितंबर को प्रदर्शन के दौरान अंबाला में जलाया था, फिर इसी ट्रैक्टर को वाहन में लोड कर दिल्ली ले गए और जलाने का नाटक किया। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस 2 अक्टूबर को किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाएगी। देश भर के सभी जिला मुख्यालय और विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता किसान विधेयक के खिलाफ धरना देंगे। सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों से कहा है कि केंद्र के किसान विरोधी कानून को निष्प्रभावी करने के लिए विधानसभा में कानून पारित करें। गुजरात के वडोदरा में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बिल्डिंग के मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बाबामान इलाके में बन रही बिल्डिंग बीती रात अचानक भरभरा कर गिर गई। बिल्डिंग के अंदर सो रहे 3 मजदूरों की मलबे में दबने से ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। बिहार में किस गठबंधन में शामिल होंगे उपेंद्र कुशवाहा आज करेंगे ऐलान। किसने कहा आरजेडी की सरकार बनी तो तेजस्वी खरीदेंगे 10 लाख तमंचे। यूपी बिहार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 यूपी बिहार में। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की बातचीत फाइनल हो गई है, बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है। सूत्रों से खबर है कि 243 सीटों में आरजेडी 150 और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 20 सीटें सहयोगी दलों को दी जाएंगी। बिहार में गठबंधन को लेकर आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरएलएसपी किस गठबंधन के साथ जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा बिहार की 12 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार देने वाले बयान पर बिहार बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि तेजस्वी पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं देंगे, बल्कि 10 लाख तमंचे खरीदने का ऑर्डर दे देंगे और फिर बिहार में अपने लोगों को किडनैपिंग और लूटमार करने की खुली छूट देंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार देने वाले बयान पर बिहार बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि तेजस्वी पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार नहीं देंगे, बल्कि 10 लाख तमंचे खरीदने का ऑर्डर दे देंगे और फिर बिहार में अपने लोगों को किडनैपिंग और लूटमार करने की खुली छूट देंगे। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को जब्त करने के बाद अब उसके खिलाफ दर्ज 14 लंबित मामलों पर भी कार्रवाई तेज करने के लिए अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद का बयान दर्ज किया। अतीक अहमद का बयान दर्ज होने के बाद उसके खिलाफ लंबित मामलों में अब तेजी आएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को भीड़ ने खंबे से बांधकर पीटा। आरोपियों के पास से छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को भीड़ से छुड़ाया और गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाने ले गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस का करमता से शुरू होकर नेवादा, सुंदरपुर, नरिया होते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा बीएचयू गेट के सामने लंका में समाप्त हुआ। आज बिजली विभाग के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में काम का बहिष्कार भी करेंगे। संसद में हाल ही में पारित कानून के विरोध में लखनऊ के इको गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और कृषि बिल को किसानों के लिए हानिकारक तक बताया। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन के तहत ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के बाद सलमान नाम का 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी है, जबकि पकड़े गए बदमाश के खिलाफ बुलंदशहर में कई संगीन मामले दर्ज हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लता मंगेशकर के जन्मदिन पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा। पायल घोष ने भूख हड़ताल की धमकी क्यों दी? संदेशराव बंधु क्यों घोषित हुए भगोड़ा? दिल्ली हाईकोर्ट से क्या आज रकुल प्रीत को मिलेगी राहत? दिल्ली और मुंबई की सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 दिल्ली मुंबई में। कृषि विधेयक के विरोध में एनडीए से नाता तोड़ने के बाद शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों में बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली प्रमुख हरमीत सिंह कालका ने कहा कि हमारी पार्टी के सभी नेता बीजेपी के साथ या मदद से मिले सभी पदों से इस्तीफा देंगे। तीनों नगर निगमों में एसएडी के 5 पार्षद हैं और इनमें से 3 पार्षद अहम पदों पर हैं। कृषि विधेयक के विरोध में महाराष्ट्र सरकार के डेलीगेशन ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग की। राज्यपाल से मिलने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि केंद्र का किसान कानून किसानों को उद्योगपतियों का बंधुआ मजदूर बनाने के लिए लाया गया है।
सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स से जुड़े केस की जांच कर रही एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रिया और शौविक चक्रवर्ती के वकील के आरोपों को खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि मामला एनसीबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर के जन्मदिन पर उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर वर्ल्ड क्लास संगीत कॉलेज बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने मास्टर दीनानाथ मंगेशकर गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। रकुलप्रीत ने याचिका में मीडिया में एनसीआरबी जांच के संबंध में अपने ऊपर रिपोर्ट प्रसारित करने पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले 17 सितंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने रकुलप्रीत सिंह की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे और अनुराग कश्यप मामले की जानकारी देंगी। पायल घोष ने कहा कि अगर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल करेंगे। एक्ट्रेस पायल घोष ने ऋचा चड्ढा के खिलाफ आपराधिक साजिश और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पायल के वकील नितिन सतपुते के मुताबिक हम अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत में ऋचा को सह अभियुक्त के रूप में जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कंप्लेंट दायर की गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 5,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में संदेशरा बंधुओं को भगोड़ा घोषित कर दिया है। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने आर्थिक अपराध एक्ट 2018 के तहत नितिन संदेशरा, चेतन और दीप्ति हितेश कुमार संदेशरा को भगोड़ा घोषित किया है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। राजधानी में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 10% से कम हो गया है। पिछले 24 घंटे में 1984 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 37 मरीजों की मौत हुई। इनको मिलाकर राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या 2,73,000 के पार पहुंच गई है। कहां जब्त की गई MCMA की गोलियां? तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। कहां तबलीगी जमात के 17 सदस्यों को मिली राहत? देश भर के बाकी अन्य राज्यों की खबरें देखिए टॉप 9 अन्य राज्यों में। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी तादाद में MDM की गोलियां जब्त की गई है। बाजार में इनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। चेन्नई एयर कस्टम्स ने MDM गोलियों के एक डाक पार्सल को NDPS एक्ट के तहत जब्त किया। ये गोलियां एक विदेशी डाकघर से चेन्नई पहुंची। बरामदगी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तमिलनाडु में मदुरई में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए। पुडुचेरी में भी पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने फैक्ट्री में विस्फोट कैसे हुआ इसकी जांच में जुटी हुई है। झारखंड के दुमका में कोरोना काल में शिक्षा आपके द्वार समुदाय के तहत गली गली में घरों की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाए गए और छात्र इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक भी हर ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचकर छात्रों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। जिला प्रशासन इस शिक्षकों के प्रयासों की तारीफ कर रहा है। यूपी के शामली में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे की पूरी वारदात सामने पेट्रोल पंप में लगे CCTV में कैद हो गई। रांची जेल में बंद तबलीगी जमात के 17 सदस्यों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रांची कोर्ट ने सभी सदस्यों को निजी मुचलके पर जमानत देते हुए उन्हें अपने देश वापस लौट जाने की इजाजत दे दी है। लॉकडाउन के दौरान रांची की एक मस्जिद से तबलीगी जमात के 17 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक शख्स को 20 साल की लड़की के साथ रेप और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की बहन ने शिकायत की थी कि पीड़ित उसके घर में मेड के रूप में काम करती थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले में अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कोरोना महामारी की वजह से पिछले 6 महीने में बंद पार्कों को खोल दिया गया है। पार्क खुलने के बाद कई लोग मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। प्रशासन ने लोगों से पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की है, जिससे कोरोना को रोकने में मदद मिल सके। मुंबई के MLA हॉस्पिटल में बम की खबर के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और इमारत को खाली करा लिया गया। बिल्डिंग के अंदर पुलिस और बम स्क्वाड ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक बम की खबर एक अफवाह निकली। एक अज्ञात शख्स ने फोन कर इमारत में बम होने की खबर दी थी। पत्नी से मारपीट के आरोपी MP पुलिस के पूर्व स्पेशल DG पुरुषोत्तम शर्मा को गृह मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी कर आज शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। जवाब न देने पर शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि शर्मा का पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें स्पेशल DG के पद से हटा दिया गया था। और फिलहाल न्यूज टॉप 9 में इतना ही। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके,
न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,